औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। Assalamu alaikum dear viewers and learners. Hope so you people are doing well and pray to Allah. May Allah always keep you in good health. Dear viewers, as you know, we are uploading lectures of English on different classes such as metric and inter classes, and beside this we are also delivering lectures on some very interesting topics. So today the topic which we are going to discuss is very interesting, very informative for all of you, basically for those who love to speak English and who love to understand about English language. So before starting this topic, I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. तो अगर आप इंग्लिश के बारे में किसी भी किस्म का मटेरियल हासिल करना चाहते हैं या इंग्लिश की ग्रामर या व्हाट्सएवर जो भी इंग्लिश के रिलेटेड चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। और जो भी इस चैनल पे वीडियो आए काइंडली उसको लाइक शेयर कर दिया करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। So ladies and gentlemen, today we are going to discuss the one of the very interesting topic in English. Today we are going to discuss the history of English language. जी, तो हम इंग्लिश के बारे में पढ़ते भी रहते हैं, हम सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, हम इसको बोलते भी हैं, बट मोस्टली ऑफ अस डू नॉट नो कि इंग्लिश ज़ुबान का आगाज़ कब हुआ था, कहाँ से हुआ का था, हु वर दोज कि जिन्होंने इस इंग्लिश ज़ुबान का आगाज़ किया था। तो जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है और वो इस चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड है, सो यू आर ऑन राइट प्लेस। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश ज़ुबान का आगाज़ कहाँ से हुआ था, इंग्लिश ज़ुबान को बोलने वाले कौन थे। सो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपकी इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो हम इंशाल्लाह उनको क्लियर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, let's start our today's topic, that is history of English language. तो अगर आप इंग्लिश ज़ुबान की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सो यू मस्ट हैव टू गो बैक इनटू हिस्ट्री। तो आपको तारीख़ की गहराइयों में जाना पड़ेगा, आपको तारीख़ के पन्नों को एक दफ़ा फिर से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इंग्लिश हिस्ट्री को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश ज़ुबान का जो आगाज़ हुआ तो वो हिस्ट्री से रिलेटेड ही था। और हमें कितना पीछे जाना पड़ेगा, लेट्स सी कि हम कहाँ तक हिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो इंग्लिश ज़ुबान की हिस्ट्री अगर आपने समझनी है, देखनी है, तो यू मस्ट हैव टू गो 15 to 1600 ईयर्स बैक। तो आपको तकरीबन 15 से 1600 साल वापस जाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ 21st सेंचुरी। तो अगर आप 15 से 1600 साल वापस चले जाते हैं तो यू विल सी योर एग्जिस्टेंस इन 5th सेंचुरी। तो आप ख़ुद को पाएंगे कि भाई आप उस वक़्त 5वीं सदी में। सो जस्ट इमेजिन यू आर इन 5th सेंचुरी। तो अगर हम 5वीं सदी का नाम लेते हैं, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, 5वीं सदी का नाम आएगा तो आप में एक सल्तनत का ज़िक्र ज़रूर किया जाएगा। आपकी सोच में, आपके उस दौर में इस सल्तनत का ज़िक्र ज़रूर किया जाएगा, दैट इज़ रोमन एम्पायर। जी, रोमन एम्पायर 5वीं सदी की सबसे ताकतवर, सबसे खूबसूरत, सबसे जंगजू टाइप के जो एम्पायर थी ना, वो रोमन एम्पायर ही थी। और रोमन एम्पायर पिछले आलमोस्ट 800 to 1000 ईयर से वो इस दुनिया के ऊपर, मैं पूरी दुनिया के ऊपर ही कहूँगा, हुकूमत कर रही थी। आपको ये मैप नज़र आ रहा है, ये जो लाइट पर्पल कलर का जो मैप है ना, ये बेसिकली रोमन एम्पायर को ही ज़ाहिर करता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ को सर्कल कर देता हूँ, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। हियर इज़ अ प्लेस ब्रिटानिया। इस ब्रिटानिया जगह को जहन में रखिए क्योंकि इसका ज़िक्र बाद में भी होने वाला है और यही चीज़ आपको इंग्लिश ज़ुबान को समझने में आपकी मदद करेगी। सो जस्ट हैव अ लुक कि रोमन एम्पायर कहाँ से शुरू हुआ था और ये कितना फैला हुआ था। पहले इस चीज़ को हम देख लेते हैं। रोमन एम्पायर जी, इसका आगाज़ हुआ था 753 BC, 753 BC से इसका आगाज़ हुआ था, एंड 476 AD और 476 ईस्वी में इस जो ग्रैंड एम्पायर थी
बहुत बड़ी जो सल्तनत थी उसका इख्तिताम होता है। बेसिकली जो चीज़ को अरूज होता है उसको एक ना एक दिन ज़वाल भी आता है। तो ये 3 किंगडम्स के अंदर फैली हुई थी, 3 इसके दौर थे। रोमन किंगडम है, रोमन रिपब्लिक है और रोमन अम्पायर है। मीन्स कि जो इन्होंने 1000 ईयर्स रूल किया था वो इन 3 हिस्सों के अंदर किया था। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लैंड विच वर रोमन एम्पायर वर रूलिंग। तो ये जो लाइट पर्पल हिस्सा नज़र आ रहा है ना, ये सारा का सारा रोमन अम्पायर्स का ही था। अब ये एरिया कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, इसी चीज़ को समझाने के लिए लेट्स गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो ये इज़ द मैप ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे आपको पूरी दुनिया का नक्शा नज़र आ रहा है। अब पूरी दुनिया का फॉर एग्जांपल 100% है, उस 100% में से 71% और 72% इज़ द वाटर। पूरी दुनिया के ऊपर 71% या 72% पानी है। मीन्स कि जो बिल्कुल लाइट ब्लू कलर में आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, ये सारा का सारा पानी है। एंड रेस्ट ऑफ द 28 और 29% इज़ लैंड। और बाकी का जो 28 से 29% हिस्सा है ना, वो ज़मीन है। और वो जो ज़मीन है वो 7 हिस्सों के अंदर तकसीम हुई हुई है। ये आज की बात करें, मीन के जो चीज़ें हमें नॉलेज है, 5th सेंचुरी के अंदर इस तरह का जो नॉलेज था वो नहीं दिया जाता, ये चीज़ों का पता ही नहीं था। तो ये जो खुश्की के 7 बड़े हिस्से हैं ना, वो कॉल दैम द कॉन्टिनेंट्स, इनको हम बड़े आज़म कहते हैं। और ये 7 है: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ एशिया। ये 7 बड़े आज़म हैं जी, जहाँ पर इंसानी आबादी रह रही है। अब ये चीज़ क्यों है जी, ये आपको रोमन अम्पायर समझाने के लिए ये चीज़ दी गई है। अब 5वीं सदी में तो इन लैंड्स का पता नहीं था लोगों को कि कौन कौन सी लैंड है और कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अगर आज की बात करें तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। आपको लास्ट पे सबसे एंड पे एक कॉन्टिनेंट नज़र आ रहा होगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के ऊपर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पे सर्दी बेतहाशा होती है। जो ज़िंदगी मुमकिन है वो इन 6 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ही है। अब 5वीं सदी की बात करें तो उस वक्त उतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं थी। अब एक कॉन्टिनेंट निकाल दें तो हमारे पास 6 कॉन्टिनेंट्स बच जाते हैं। इन 6 कॉन्टिनेंट्स में से 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर रोमन अम्पायर फैली हुई थी। कौन कौन से? पूरा का पूरा जो यूरोप ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ना, इस पूरे यूरोप पे रोमन्स की ही हुकूमत थी। बात करें एशिया की, एशिया का जो मिडल वाला पार्ट है ना, मिडल ईस्ट, ये जो आपके साथ पिक्चर नज़र आ रही है ईरान तुर्की वगैरह की, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा था ये भी रोमन के कब्ज़े में ही था। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द अफ्रीका, द ऑरेंज कलर, अफ्रीका का जो अपर पार्ट है ना, ऊपर वाला हिस्सा, इसको नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं। और नॉर्थ अफ्रीका सारा का सारा रोमन्स के कब्ज़े में ही था। एक दफ़ा पिछली स्लाइड पे चलें तो आपको अब ये चीज़ वाज़ह नज़र आएगी। ब्रिटानिया का जो हिस्सा था वो सारा का सारा यूरोप का हिस्सा था, और एशिया के अंदर ये सारा मिडल ईस्ट था, और नीचे वाले हिस्से की तरफ देखें तो ये सारा सारा नॉर्थ अफ्रीका था। तो इतने बड़े किंगडम पे, इतनी बड़ी लैंड पे जो रोमन अम्पायर थी वो फैली हुई थी, और ये सदियों से हुकूमत करती आ रही थी। एंड एज टोल्ड यू के जिस चीज़ को अरूज होता है उसको ज़वाल भी आता है। तो रोमन्स 5वीं सदी में हो चुके थे जी बहुत ही कमज़ोर, पॉलिटिकली तौर पे भी, सोशली तौर पे भी, इस पे जितने भी फील्ड ऑफ लाइफ होती हैं हर एक फील्ड के अंदर ना रोमन्स कमज़ोर होना शुरू हो चुके थे। और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जब एक चीज़ कमज़ोर हो जाती है तो हर कोई उस पर झपटने के लिए तैयार बैठा होता है, हर कोई उसके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए तैयार बैठा होता है। और ख़ास तौर पर अगर इतनी स्पेशल फोर्स हो, इतनी स्पेशल अम्पायर हो, तो हर एक बंदा यही ख्वाहिश करेगा कि वो इस पे ऊपर हमला करे। खैर जी, रोमन अम्पायर्स जो थे वो वीक पड़ चुके थे, तो उनकी वीकनेस का फ़ायदा उठाया कुछ दूसरे ट्राइब्स ने। उस वक्त जो सबसे ज़्यादा फेमस ट्राइब्स थे उनमें सबसे पहले था जी गौथ, ये जो आपके सामने पिक्चर नज़र आ रही है। इसके अलावा कुछ और ट्राइब्स थे जिस तरह हुन्स ट्राइब हो गया या वेंडाल्स ट्राइब हो गया, ये ना उस वक्त फेमस ट्राइब्स समझे जाते थे। एंड दे वर जस्ट वेटिंग कि कब वो वक्त आए हम रोमन्स के ऊपर हमला करें, और वो वक्त 5वीं सदी के अंदर आ चुका था। गौथ के अंदर 2 ट्राइब्स छोटे पाए जाते थे, एक विसिगोथ और एक ऑस्ट्रोगोथ। जो विसिगोथ ट्राइब है ना, इन्होंने हिम्मत की, और हिम्मत करके इन्होंने जब देखा कि रोमन्स वीक हो चुके हैं तो ये गए रोम सिटी के अंदर। रोम वाज द सेंट्रल सिटी एट दैट टाइम ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का उस वक़्त 5वीं सदी तक जो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा, सबसे मरकज़ी शहर समझा जाता था ना, वो रोम ही समझा जाता था।
रोमन सल्तनत का, रोमन अम्पायर का जो सबसे पीक पे सिटी थी, अरूज पे सिटी थी, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा रूल किया करते थे, वो भी रोम ही थी। तो जो ट्राइब विसिगोथ है ना, इसने हिम्मत की, इसी ने सबसे पहला अटैक ही सेंट्रल सिटी पे किया, रोम पे किया। अब ये एक बड़े ही धचके की बात होती है कि आप पावर में हो, पावर में होने के बावजूद भी एक ट्राइब छोटा सा है और आपकी जो पावरफुल सिटी है उसके ऊपर वो सबसे पहला हमला करे, तो ये आपको फिज़िकली, मॉरली, पॉलिटिकली, हर एक लिहाज से ये चीज़ आपको ना धचका देती है, वो आपको नुकसान देती है। तो जब इन्होंने हमला किया रोम पे, और रोम आजकल इटली के अंदर मौजूद है, तो वो बड़े परेशान हो गए रोमन एम्पायर के जो लोग थे कि ये क्या हो गया। दे जस्ट हैड ओनली टू ऑप्शंस एट दैट टाइम। उनके पास उस वक्त सिर्फ दो ही चीज़ें रह चुकी थी। एक तो ये थी कि वो ऐसा होने देते, मीन्स कि जो भी ट्राइब आता उसको अपने ऊपर हमला होने देते और ख़ुद को इस सफ़ा हस्ती से मिटा देते। एक उनके पास ऑप्शन ये था। अगर वो हिम्मत ना कहते तो शायद ऐसा ही होता, दूसरे ट्राइब्स उनको सफ़ा हस्ती से मिटा देते। एंड सेकंड ऑप्शन वाज दैट कि वो ज़मीन के बड़े ही हिस्से के ऊपर हुकूमत कर रहे थे और वो अब वीक पड़ चुके थे। अब उनको एक ही काम करना था कि वो बड़े हिस्से को छोड़ के ना एक छोटे से हिस्से पे सारे इकट्ठे हो जाएं, यूरोप के एक छोटे से हिस्से में इकट्ठे हो, जिस शहर के अंदर वो रह रहे, रोम के अंदर, वहीं पे बसेरा कर रहे। कम से कम पूरी दुनिया पे हुकूमत नहीं कर सकते, कम से कम उतनी जगह पे आप हुकूमत कर लो कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचा सके। देवर इंटेलिजेंट, तो उन्होंने दूसरे ऑप्शन को प्रेफरेंस दी। जितने भी इनके लोग फैले हुए थे दूसरे कॉन्टिनेंट्स के अंदर, सबको कह दिया गया जी आप वापस आ जाइए यहाँ। सो दोज पीपल हु आर विलिंग दे केम बैक, वो वापस आ चुके अपनी अपनी मर्ज़ी की बदौलत। मिडल ईस्ट वाला सारा हिस्सा आ गया जी रोम, नॉर्थ अफ्रीका वाला सारा हिस्सा आ गया रोम। ब्रिटानिया के अंदर जो लोग मीन्स कि यूरोप के अंदर फैले हुए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पे आना शुरू हो चुके थे। मैंने पीछे आपको एक स्लाइड बताई थी ब्रिटानिया की। ब्रिटानिया के अंदर कुछ लोग वहीं पे रहे और कुछ लोगों ने यहाँ से आना शुरू कर दिया। अब बाकी सारी चीज़ जो कॉन्टिनेंट के अंदर लैंड्स थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। अब सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठे हो चुके थे। अब आ जाती जी बात ब्रिटानिया की। ब्रिटानिया क्यों? क्योंकि इंग्लिश ज़ुबान का आगाज़ ही यहीं से हुआ था। आपको बताया था कि ये इट वाज़ द पार्ट ऑफ यूरोप, ये यूरोप के बर आज़म का हिस्सा था ब्रिटानिया। और ब्रिटानिया को आजकल ब्रिटेन भी कहते हैं, बरतानिया जिसको आप कहते हैं, और इसको यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, और इंग्लैंड भी इसको ही कहते हैं। खैर, जब रोमन अम्पायर ने अपने लोगों को वापस बुलाया तो यहाँ कुछ लोग रह रहे थे, वो वापस आ गए रोम, और कुछ लोगों ने कहा कि हम यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, व्हाट्स एवर दे वर डूइंग। उन्होंने कहा कि हम इसी चीज़ को प्रेफरेंस देंगे, हम यहीं पे रहेंगे। अब यहाँ पे कोई सेंट्रल हुकूमत नहीं थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई रूलिंग पावर नहीं थी, कोई लॉ, कोई कुछ भी यहाँ पे मौजूद नहीं था। यहाँ पे सिर्फ दो टाइप के लोग ही रह रहे थे। एक वो लोग जो शुरू से ही यहीं पे रह रहे थे, उनको कहते थे सेल्टिक ब्रिटॉन्स, जो शुरू से ही यहीं पे रह रहे थे उनको सेल्टिक ब्रिटॉन्स कहते थे। और दूसरे लोग जो जो रोमन्स थे, उन्होंने यहाँ पे हमला किया तो यहाँ पे आए थे, तो कुछ रोमन्स भी, कुछ वह यहाँ से वापस चले गए और कुछ यहाँ पे उन्होंने बसेरा कर लिया रोमन्स ने। अब दो तरह के लोग यहाँ पे रह रहे थे, सेल्टिक ब्रिटन्स और रोमन्स। अब ये हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन ये चीज़ किसी को बर्दाश्त नहीं होती। आपको बताया कि जब सर से मुहाफ़िज़ चला जाए, सर से हुकूमत चली जाए, सम पीपल आर इन वेज ऑफ दिस थिंग, तो कुछ और कबीले थे जो जिनकी नज़र इस हिस्से पर थी। तो जहाँ आजकल स्कॉटलैंड और आयरलैंड है, यहाँ पे दो कबीले रहा करते थे। उन कबीलों के नेम तो नहीं मेंशन खैर कर सकता, लेकिन उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने ब्रिटानिया के ऊपर हमला कर दिया। यहाँ के जो सेल्टिक ब्रिटन्स थे या रोमन्स थे, इनको नुकसान पहुँचाते, इनकी चीज़ें ले जाते और इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा वगैरह कर लेते थे। ये जो दो लोग थे, सेल्टिक ब्रिटन्स और रोमन्स, दे थॉट कि यार इस तरह तो नहीं चलेगा, अगर हमने कुछ ना किया तो हो सकता है कि हम ख़त्म हो जाएं। सो दे सीक फॉर हेल्प, इन्होंने ना मदद के लिए पुकारा। तो मदद के लिए इन्होंने जो लोग भेजे वो जर्मनी भेजे। देयर वर सम ट्राइब्स इन जर्मनी हु वर फेमस फॉर वॉर्स। तो जर्मनी के कुछ ट्राइब्स थे जो जंग के लिए, ओ माय गॉड, दे वर वेरी वेरी फेमस फॉर वॉर्स। उनके अंदर ये तीन ट्राइब्स आते थे, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। दे वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी पावरफुल फिजिकली। ये जिस्मानी तौर पे ना इंतहा के मजबूत लोग थे। और जो तीन ट्राइब्स थे, दे वर लिविंग इन स्कैंडिनेविया।
स्कैंडिनेविया के शोर्स के ऊपर ना इन्होंने अपना बसेरा किया हुआ था। अब स्कैंडिनेविया के अंदर 4 तरह की कंट्रीज़ आती, फिनलैंड आता है, स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है और डेनमार्क आता है। ये आपको पिक्चर के अंदर ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे जो समंदर वगैरह जो भी बहता था, उनके जो शोर्स पे ना ये 3 ट्राइब्स रहा करते थे। सो दे वर आस्क्ड फॉर हेल्प इन ब्रिटानिया। तो ये लोग मदद के लिए कहाँ चले गए? इस जगह पे आ चुके थे ब्रिटानिया के अंदर, सेल्टिक ब्रिटन्स और रोमन्स की मदद करने के लिए। अब आए, जंगजू थे, तो जो भी इनके ऊपर हमला करता ये उनको प्रोटेक्ट करते, उनकी हिफाजत करते, और यहाँ पे इन्होंने रहना वगैरह शुरू कर दिया। अब क्या हुआ जी, ये जो 3 ट्राइब्स थे, जिस जगह पे इन्होंने बचाया था ब्रिटॉन्स को और रोमन्स को, वो जगह थी ब्रिटानिया। अब ब्रिटानिया जो लैंड थी दैट वाज वेरी फर्टाइल, बहुत ही ज़रखेज़ किस्म की ज़मीन थी। उस वक़्त के जो लोगों का पेशा था, या तो वो हंटिंग कर लेते थे या खेती बाड़ी कर लेते थे। व्हेन दिस ट्राइब्स सॉ द लैंड, तो ये ना पागल हो गए ज़मीन के पीछे। और दूसरा इनका एडवांटेज ये मिला कि यहाँ पे कोई हुकूमत नहीं है, यहाँ पे कोई लॉ नहीं है, यहाँ पे कोई रूलिंग पावर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इतने बहादुर हैं, हम ट्राइब्स में भी ज़्यादा, हम तादाद में भी ज़्यादा, क्यों ना इस लैंड को हम ही गवर्न करें, क्यों ना इस लैंड के ऊपर हम कब्ज़ा कर लें, क्यों ना इस पूरी की पूरी सरज़मीन पे हमारी हुकूमत हो। तो इसी तरह का फ़ायदा इन्होंने उठाया। ये आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जो पिछले दिनों स्कैंडल चल रहा था अमेरिका और यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वहाँ मदद के लिए गया था। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने आपको वेपन्स प्रोवाइड किए थे, उसके बदले हमें ना आपकी जो रिसोर्सेज निकलती है ज़मीन से, उसके अंदर हमारा 50% शेयर होगा, ट्रंप ने उस वक्त कहा था। तो यही चीज़ इन्होंने की जर्मनी के ट्राइब्स ने कि भाई हमने आपको बचाया तो उसके बदले हमें कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो उन्होंने इस सरज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। यहाँ के जो लोग पहले थे ब्रिटन्स और रोमन्स, उनको ना कुछ हिस्से दे दिए। ये जो मैप के अंदर आपको रेड कलर से नज़र आ रहा है, यहाँ पे सेल्टिक ब्रिटन्स और रोमन्स ने रहना शुरू कर दिया। बाकी का जो ब्रिटानिया था उसकी इन्होंने 7 किंगडम्स बनाई, 7 किंगडम्स बनाई, और 7 किंगडम्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक ट्राइब एंगल्स के हिस्से में 3 किंगडम्स आई, जो कि नॉर्थ अम्ब्रिया, मर्सिया और ईस्ट एंगोलिया था। ये एंगल्स के हिस्से में आई थी। दूसरी 3 ट्राइब्स आई थी द सेक्शंस, सेक्शंस के हिस्से में वेसेक्स, एसेक्स और सेसेक्स। ये 3 ट्राइब्स जो किंगडम्स थी वो सेक्शंस के हिस्से में आई थी। और जो ज्यूस थे ये तादाद में कम थे, तो इनके हिस्से में सिर्फ एक ही किंगडम है जिसको कैंट कहते हैं। ये 7 किंगडम्स बनाई गई ब्रिटानिया के अंदर इन 3 ट्राइब्स में। और ये जब 7 किंगडम्स मिलती हैं तो इनको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, बाद में जो कि इसका नाम पड़ा था। खैर जी, ब्रिटानिया के ऊपर अब ये 4 कलर्स नज़र आ रहे हैं। तो इनके ऊपर ना डिफरेंट ट्राइब्स रहते थे। पहले सेल्टिक ब्रिटन्स रहते थे, फिर रोमन्स आए, रोमन्स के बाद अब एंगल सैक्सन्स और ज्यूट्स वगैरह, मीन्स के जर्मनी के ट्राइब आ चुके थे। अब तीनों ट्राइब्स एक ही सरजमीन के ऊपर रह रहे थे, सो दे हैव टू स्पीक विद वन अनदर। उनको कम्युनिकेट करना पड़ता था। अब हर एक की लैंग्वेज डिफरेंट थी। अब कोई भी दूसरे की ज़ुबान को नहीं समझ सकता था। सो दे थॉट के एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए वो मस्ट गो फॉर अनदर लैंग्वेज। हम एक ऐसी ज़ुबान, एक ऐसे वर्ड पे एग्री किया करेंगे जो तीनों के लिए एक ही हुआ करेगा। ठीक है जी। तो वो ना कुछ न्यू वर्ड्स ओरिजिनेट होना शुरू हो गए, जिसके ऊपर सेल्टिक ब्रिटन्स भी एग्री किया करते थे, रोमन्स भी एग्री किया करते थे, और जर्मनी के ये तीनों ट्राइब्स भी एग्री किया करते। द न्यू वर्ड्स, न्यू वोकेबलरी। तो जो जो न्यू वर्ड्स जनरेट होता गया उनकी कम्युनिकेशन के दौरान, वो इंग्लिश का पार्ट बनता गया था। वहाँ से इंग्लिश का ओरिजिनेट होता गया था। जो जो वर्ड बनते वो ओल्ड इंग्लिश का हिस्सा बनता था। आज के दौर की जो मॉडर्न इंग्लिश है, उस ओल्ड इंग्लिश का कंपैरिजन किया जाएगा तो कोई भी वर्ड मैच नहीं होगा। वो इंग्लिश कहलाती थी, लेकिन उनके अंदर वर्ड्स उस तरह के नहीं बोले जाते थे। खैर जी, यहाँ जर्मनी के ट्राइब्स ने बेसिकली इंग्लिश का आगाज़ किया था। खैर जी, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। कहानी का असल मोड़ आता है थोड़ा सा आगे। इंग्लिश का सही तौर पर आगाज़ कब हुआ था? क्या जी, ये किंग एल्फ्रेड है, इसने इन 7 किंगडम्स को इकट्ठा किया था और इसने फाइट की थी वाइकिंग्स के दरमियान। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेट्स कम टू द लास्ट वन। तो यहाँ पे ना इंग्लिश का आगाज़ किस तरह से हुआ था बेसिकली वो देखते हैं। अब 5 से 600 साल हो चुके थे एंगल्स और सैक्सन्स को भी हुकूमत करते हुए ब्रिटानिया के अंदर।
आपको बताया कि अरूज होगा तो ज़वाल भी होगा। एंगल्स और सेक्शंस का जो अरूज का दौर था वो ख़त्म हो चुका था, अब उनके ज़वाल का दौर शुरू होने वाला था। और इनके ज़वाल के जो दरवाज़े की जो घंटी बजाई, वो बजाई जी विलियम द कॉन्करर ने। ये बंदा था फ्रांस से। फ्रांस की एक छोटी सी प्लेस है जिसको नॉर्मैंडी कहते हैं। नॉर्मैंडी के अंदर ये रहा करता था, अपनी फ़ौज के लेके आया, ब्रिटानिया की जो 7 किंगडम्स हैं उसके ऊपर हमला किया और 7 किंगडम्स के ऊपर इसने अपना कब्ज़ा कर लिया। 1066 1066 में द रोमन नॉर्मन, ये नॉर्मन इरा शुरू हो चुकी थी। खैर जी, अब इनकी हुकूमत आ चुकी थी तो फिर एक दफ़ा लैंग्वेज बैरियर आ गया था। ये फ्रेंच बोला करते थे, वो ओल्ड इंग्लिश बोला करते थे। वो ओल्ड थोड़ी पुरानी थी, समझ नहीं आती थी। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जो इंग्लिश के अंदर आज के दौर में वर्ड्स बोले जाते हैं वो इसके दौर में वो बोले गए थे। जिस तरह कोर्ट, जज, प्रिजन, क्राइम, क्राउन, रॉयल, नोबल, ड्यूक, ब्यूटी, करेज, ऑनर। दीज वर दोज वर्ड विच वर प्रोनाउंस्ड फर्स्ट टाइम। और इस तरह के थाउजेंड ऑफ वर्ड्स वोकेबलरी के अंदर उनका इंक्लूड किया गया था और ये पहली दफ़ा 11वीं सेंचुरी के अंदर इन अल्फाज का आगाज़ किया गया था। और बेसिकली जो आज की इंग्लिश के अंदर इस तरह के लफ्ज़ बोले जाते हैं, अल्फाज बोले जाते हैं, वो इसी दौर का अंदर उन्होंने जन्म लिया था। तो इस तरह से एंग्लो सैक्सन्स के दौर में और एंग्लो नॉर्मन्स के दौर में इंग्लिश हम तक पहुंची है। सो दिस वाज द ऑल अबाउट कि इंग्लिश ज़ुबान हम तक किस तरह से पहुंची, कब पहुंची और इसको बोलने वाले कौन थे। तो ये सब कुछ इस चैप्टर के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जहन में रखिएगा। यहाँ पे आपको बताया कि ब्रिटानिया की 7 किंगडम्स बनी थी। 7 किंगडम्स में 3 किंगडम्स गई थी एंगल्स के पास। जो 3 किंगडम्स एंगल्स को मिली थी वो इनको कहते थे एंगल लैंड्स। मीन कि जो लैंड है ना ये एंगल्स की है, वो वर्ड क्या बना था, एंगल लैंड्स। अब एंगल लैंड्स बाद में एंगल लैंड्स को कहा गया इंग्लैंड। एंगल लैंड से उन लोगों ने क्या बना दिया, इंग्लैंड बनाया। इंग्लैंड कब बनाया, जब किंग एल्फ्रेड ने वाइकिंग्स के गेस्ट जंग लड़नी थी तो उसने 7 किंगडम्स को इकट्ठा किया था। इकट्ठा करके उसने नाम रख दिया इंग्लैंड। क्यों रखा, क्योंकि जो एंगल्स की लैंड थी ये रकबे के लिहाज से सबसे ज़्यादा थी। एंगल्स के जो लोग थे वो जंगजू ज़्यादा थे, एंगल्स की आबादी ज़्यादा थी, एंगल्स के जो लोग थे वो सिविलाइज्ड थे, जिसकी वजह से उनकी ज़ुबान को, जिसकी वजह से उनकी लैंड्स को अहमियत देखी और उनकी जो एंगल लैंड्स थी उन एंगल लैंड से इंग्लैंड बना था। और इंग्लैंड की जो ज़ुबान है बेसिकली यू नो वेरी वेल इज़ इंग्लिश। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ लेसन। इस टॉपिक के बारे में किसी किस्म की क्वेरी हो, किसी किस्म की डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो, सो यू कैन प्लेस योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। सो इंशाल्लाह वी विल आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच जी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट।